क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। फिर काली से तिस्ता नदी तक, काली से तिस्ता नदी तक का बीच का दोस्तों क्या कहलाता है? ये नेपाल हिमालय कहलाता है, जिसमें दोस्तों माउंट एवरेस्ट है और सबसे ऊंचा यही है। और तिस्ता नदी से और दिहांग नदी तक का जो हिमालय है दोस्तों वो क्या कहलाता है? असम हिमालय। तो दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हमारा क्वेश्चन यह कहाँ है? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का हिमालय। तो दोस्तों अब बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्या है दोस्तों? पंजाब हिमालय। अगर असम हिमालय का पूछ लेंगे तो कहाँ? तिस्ता से लेकर दिहांग तक का हो जाएगा। नेपाल हिमालय का पूछेंगे तो काली नदी से जो दिहांग तिस्ता नदी तक का बीच हो जाएगा। कुमायूं हिमालय दोस्तों ये सतलज से लेकर काली नदी तक का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी नदियों को सही क्रम में उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, नदियों को उत्तर से दक्षिण मतलब सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस प्रकार का जो क्रम है उसको व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें है झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर इस क्रम में बात की जाए तो झेलम नदी क्या है? सबसे ऊपर है। अगर झेलम से भी ऊपर की बात की जाए तो दोस्तों वो हो जाती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु के बाद दोस्तों कौन सी आ जाती है? झेलम नदी। झेलम के बाद आ जाती है दोस्तों दूसरे नंबर की कौन सी? चिनाब नदी। चिनाब के बाद रावी, और रावी के बाद दोस्तों सतलज या सतलुज। ठीक है, तो ये क्रम है दोस्तों। तो इसमें हमारा ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। तो ए आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर सिंधु देते हैं तो सिंधु सबसे ऊपर की नदी हो जाएगी जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती है, या जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे सही हो गया, जिसमें है झेलम है। झेलम के बाद दोस्तों कौन सी है? चिनाब है। चिनाब के बाद रावी, और रावी के बाद सतलज। फिर इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखिएगा दोस्तों कि जो पंच नदियों का जो दोआब है उनके बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो 5 नदियां उनके दोआब के बारे में दोस्तों पूछा गया है कि दोआब मतलब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? दोआब बोलते हैं। पंजाब को पंजाब नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि 5 नदियों की बीच की भूमि है, तो इसीलिए दोस्तों उसको पंजाब कहा जाता है। तो दोआब की बात की जा रही, मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों उसका स्थानीय स्तर पर काफ़ी नाम होते हैं, जैसे बिस्त दोआब या बिस्त दोआब ब्यास और सतलज नदी के बीच में। ये सही है दोस्तों कि इससे ब्यास और सतलज का जो बीच का भाग क्या कहलाता? बिस्त दोआब कहलाता। बारी दोआब है दोस्तों ब्यास और रावी के बीच का, ये भी सही है दोस्तों। बारी दोआब, ब्यास और रावी। रचना दोआब, दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच का। फिर दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, रचना, रावी और चिनाब। रावी है देखिए दोस्तों, और चा भी है, तो रचना, तो रावी और चिनाब। इस प्रकार से ब्यास, बारी और ब्यास। ठीक है, ब्यास और रा। यहाँ पे देखिए बा और रा, तो यहाँ भी दोस्तों बा शुरू हो रहा है और ये रा है। यहाँ पे रचना है तो रात से रावी हो जाएगा, और चा से चिनाब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बिस्त है। ठीक है, बिस्त का आधा बा हो जाएगा, और ता का सतलज, ता ये सतलज वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों छाछ दोआब। छाछ दोआब सिंधु और चिनाब है सिंधु, तो दोस्तों ये सही नहीं है। जबकि छाछ दोआब है दोस्तों चिनाब प्लस झेलम। चिनाब और झेलम नदी के बीच का क्या कहलाता है दोस्तों? छाछ दोआब कहलाता है। ठीक है, और सिंधु और झेलम के बीच का जो दोस्तों ठीक है, सिंधु और जो झेलम के बीच का दोआब है दोस्तों उसे सिंध सागर। एक और दोस्तों इसमें है सिंधु प्लस झेलम। सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब होगा दोस्तों वो सिंध सागर दोआब कहलाता है। सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। बिस्त दोआबी पूछ लिया तो ब्यास और सतलज, बारी पूछ लिया ब्यास और रावी, रचना रावी और चिनाब, छाछ दोआब चिनाब और झेलम के बीच में, और सिंधु और झेलम के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंध सागर दोआब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यहाँ पे भी युग्मों को सुमेलित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो पहला क्या है? हिमनद का है और उससे कौन सी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, हिमनद और उससे कौन सी नदी का उद्गम होता है।
तो बंदरपूछ से, ठीक है, यमुना नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बारी सिगरी से चेनाब नदी का उद्गम होता है, ये भी सही है दोस्तों। मिलाम हिमनद से, ठीक है, मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, ये नहीं है। सियाचिन से दोस्तों नुब्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, ये भी सही है। और जेमू से मानस नदी का उद्गम होता है, ये भी दोस्तों सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बंदरपुर से हिमानी से यमुना नदी निकलती है, फिर बारी सिगरी से चेनाब नदी निकलती, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती। मिलान हिमनद से मतलब मंदाकिनी नदी नहीं निकलती दोस्तों, मिलाम हिमनद से गोरी गंगा नदी निकलती है। मिलाम जो हिमनद है दोस्तों, उससे कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा नदी निकलती है, ठीक है, जो दोस्तों उत्तराखंड में बहती है गौरी गंगा, ठीक, उत्तराखंड में बहती है। और ये काली नदी की सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सही युग्म हमसे पूछे थे, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4, एक, ठीक है। ये तो बंदरपूछ यमुना, बारी सिगरी चेनाब, मिलाम हिमनद से गौरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा नदी और जेमू नदी मानस। ये दोस्तों मानस जो नदी है वो पूर्वोत्तर में है या असम वाले क्षेत्र में है, ठीक है, और ये हिमनद जेमू उधर नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है हिमालय में, अनुवर्ती प्रवाह का, पूर्ववर्ती प्रवाह का, परवर्ती या अपवाह का, या अधोरित अपवाह का। अनुवर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती, परवर्ती और अध्यारोपित। तो दोस्तों यह अपवाह प्रतिरूप होता है, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप का अर्थ होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती, कि कुछ नदियां, मतलब क्या रहते हैं कि दोस्तों ये पूर्ववर्ती नदियां होती है, ठीक है, ये नई नदियां होती है, नवीन नदियां होती है। ये क्या रहती है, इनका जो ढाल ये गहरी खाइयों में बहती है, ठीक है, और ये प्रतिवर्ष मतलब यहाँ पे अपनी धारा भी परिवर्तित कर सकती है, बाढ़ आ जाए तो लंबे क्षेत्रों में फैलाती है। एक एक निश्चित जो घाटी से नहीं बहती है, इनमें परिवर्तन चल ही रहा है क्योंकि निर्माणाधीन है। तो दोस्तों जो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र वाली जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का प्रतिरूप है। परवर्ती अपवाह जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, वो परवर्ती अपवाह। और अध्यारोपित नदियां वो होती है कि पहले से किसी नदी का अपवाह प्रतिरूप था और वहां पे बाद में एक नई नदी का उद्गम हुआ और उसने उस नदी का अपवाह प्रतिरूप प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? चंबल का नाम आता है। तो दोस्तों अभी हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मपुत्र किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप है? तो दोस्तों वो पूर्ववर्ती। अगर इसमें आपको ब्रह्मपुत्र की जगह गंगा भी पूछे या यमुना पूछे, तो इस प्रकार की जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां रहेंगी दोस्तों, उनमें आपको लगाना है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। वो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां आ जाएंगी उसमें परवर्ती आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, गंगा जो एक्शन प्लान है उसमें काफी सारी नदियों को क्या किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है? गोमती, दामोदर, कोसी, यमुना। दोस्तों इसमें कोसी नदी क्या है? शामिल नहीं है। गोमती है, दामोदर है, यमुना है। कोसी नदी कहाँ है दोस्तों? बिहार में बहती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। बिहार का शोक क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ लाती है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो एक प्रकार से शोक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि लोगों के जानवर बह जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, घर टूट जाते हैं, तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। और दामोदर नदी दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहती है, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान में कौन सी नदी नहीं है? कोसी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख घाटियों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी घाटियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों पहला है तवांग घाटी सिक्किम, मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। तो दोस्तों ये तवांग घाटी है सिक्किम में नहीं है। तवांग घाटी है दोस्तों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सिक्किम में ऐसी कौन सी घाटी है? तो दोस्तों सिक्किम में जो है, ठीक है,
चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी, इसका नाम आपने दोस्तों भारत चाइना के मध्य टकराव होता है, ठीक, उस समय सुना होगा। और एक और घाटी कौन सी है दोस्तों? युगथांग, युगथांग घाटी। तो दोस्तों चुम्बी घाटी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सिक्किम में कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी, इसके बारे में पूछ सकता हो। तवांग घाटी कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। फूलों के घाटी उत्तराखंड, दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा। शांत घाटी केरल भी सुना होगा। ये तवांग क्या है? एक नए प्रकार का क्वेश्चन था। ये कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है संगाई। ये कहाँ है? मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। संगाई हिरण के नाम पे, यहाँ वहाँ का राष्ट्रीय पशु है संगाई हिरण, ठीक है। उसके नाम पर प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों? संगाई त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की क्या रहेगा, हम जब प्री में अगर सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो नहीं पे हमको क्लिक करना है कि आखिरी में सही हाँ नहीं लिखा तो उसी अनुसार हम क्या ढूंढेंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे। तो चलो अब चलते हैं मतलब ऑप्शन पे। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र था, जो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। बी है सलेम इस्पात संयंत्र, भारत में जंगरोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। सी है भारत इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड, भारत इस्पात प्राधिकरण या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मतलब उसके अंडर में है। फिर विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो चारों क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो राउरकेला, कि राउरकेला पहला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम पहले में क्या देखते हैं? दुर्गापुर देखते हैं, ठीक है, और भिलाई के बारे में देखते हैं। जब भी हमें राउरकेला के नाम की बात आती है तो हम तीसरे नंबर पे इसका नाम लेते हैं। तो राउरकेला पहला क्लिक किया। फिर ये सोवियत संघ के सहयोग से नहीं दोस्तों, ये हुआ पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था उड़ीसा में। सोवियत संघ के सहयोग से कौन सा स्थापित हुआ था दोस्तों? भिलाई हुआ था। और जो दुर्गापुर प्रथम जो संयंत्र था दोस्तों, ये हुआ था अपने ब्रिटेन के सहयोग से। तो सोवियत संघ के सहयोग से ना होकर दोस्तों ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था और प्रथम भी नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं में कौन सा जाएगा? पहला नंबर वाला, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि निम्न पर्वतों संबंधित राज्य के बारे में बतलाना है, ठीक है। निम्न पर्वत और उनके जो संबंधित राज्य है उनके बारे में हमको बताना है, ठीक है। सेवराय पर्वत या सेवराय की पहाड़ी है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। शेषाचलम का जो पर्वत है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, जिसमें तिरुपति जो मंदिर है उसी में आता है। हरिश्चंद्र पर्वत उड़ीसा में है और कार्डमम पर्वत केरल में है। तो कार्डमम भी केरल में है, हरिश्चंद्र पर्वत दोस्तों उड़ीसा में ना होकर ये कहाँ है अपना? ये है दोस्तों हरिश्चंद्र पर्वत जो है वो महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में है। और यहीं पर एक फोर्ट भी है दोस्तों हरिचंद्र, ठीक, हरिचंद्र फोर्ट, ठीक। और इसके बारे में एक विशेषता और है दोस्तों, ये जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो सेवराय का पर्वत तमिलनाडु, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, हरिश्चंद्र पर्वत महाराष्ट्र और कार्डमम पहाड़ी केरल, कार्डमम पर्वत केरल। तो दोस्तों हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लेप्चा जो जनजाति है वो किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? लेप्चा, ठीक, लेप्चा जो जनजाति है ये किस समूह से? निग्रोडाइट्स, मंगोलाइट्स, काकेसाइड्स और ऑस्ट्रेलोसाइड्स। तो दोस्तों इसमें ये जो लेप्चा है ये मंगोलाइट जनजाति से संबंधित है, ठीक है, मंगोलाइट से संबंधित है, ये हमारा आंसर बी। फिर देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना, ठीक है। स्थान दिए हमको 5 और इनका जो क्रम रहेगा सूर्योदय के समय के हिसाब से उपयुक्त स्थानों का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये पूर्व क्षेत्र है, ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 है, तो इनमें सबसे पहले कहाँ सूर्य निकलेगा? ठीक है, तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है और पूर्वोत्तर के ये सभी क्या दिए गए हमको? राजधानी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो 5वां नंबर का कोहिमा है नागालैंड, सबसे
जो बॉर्डर पे म्यांमार से सटा हुआ, तो यहाँ सूर्योदय रहेगा। ठीक है। फिर कोहिमा के बाद आ जाएगा दोस्तों इम्फाल, मणिपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, इम्फाल। फिर तीसरे नंबर पे पहला ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आइजोल आ जाएगा। ठीक है। और अगरतला तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा, और आपको भी किसी एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्रम पूछ लिया जाए तो दोस्तों कितना अच्छा रहेगा, आपको पता रहा है कि ये है इसका क्रम। तो कोहिमा, ठीक है, कोहिमा के बाद क्या जाएगा दोस्तों, कोहिमा इम्फाल, इम्फाल ईटानगर, ईटानगर के बाद आ जाएगा दोस्तों आइजोल और अगरतला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से उनका जो अनुसंधान संस्थान बतलाना है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, चावल कटक उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। ठीक, डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, ये भी सही है। ठीक, शिमला आलू की सब्जी अच्छी लगती है दोस्तों। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कासरगोड। तो दोस्तों चावल कटक में है, डेयरी हरियाणा करनाल, आलू शिमला है, तंबाकू कासरगोड में नहीं है दोस्तों। तंबाकू है वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में क्या है, तंबाकू। अब कासरगोड में क्या है, तो दोस्तों कासरगोड में है नारियल अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और ठीक है, तो चावल कटक, डेयरी करनाल, आलू शिमला, तंबाकू राजमुंदरी, और कासरगोड में नारियल अनुसंधान केंद्र। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे एग्जाम में दोस्तों इसके पूछा गया है। ठीक है, कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा, अन्नामलाई, डोडा बेट्टा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो अन्नाईमुडी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। इसकी हाइट भी दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2697, 2697 मीटर। ठीक है, एक बार और मैं कंफर्म करूंगा दोस्तों। हाँ, 2695 मीटर। ये क्या है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। अन्नामलाई की पहाड़ी में ही अन्नाईमुडी है। अब जो दोदा बेट्टा है दोस्तों, दोडा बेट्टा जो है ये है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी है 9637 मीटर। ठीक है, जो दोदा बेट्टा है वो 2637 मीटर या 2637, ये किसकी है, दोदा बेट्टा की। और जो महाबलेश्वर है दोस्तों, ठीक है, और ये महेंद्रगिरी कहाँ, कर्नाटक में महाबलेश्वर है दोस्तों, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से तो सबसे अगर चोटी पूछे जाए तो दोस्तों क्या बतलाएंगे हम, अन्नाईमुडी है अन्नामलाई की पहाड़ी में। दोदा बेट्टा है जो नीलगिरी की है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर और जो महेंद्रगिरी है दोस्तों ये भी है, लेकिन ये सबसे ऊंची नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। तो असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये वाले क्षेत्र में आ जाएगा बिहार। बिहार में दोस्तों क्या है, एक तरफ से गंगा नदी है, फिर दूसरा है कोसी नदी। तो गंगा नदी तो बाढ़ लाती ही, कोसी भी नदी लाती है। गंगा नदी इधर से आके बाढ़ लाती है और कोसी नदी सीधे ऊपर से आ रही है नेपाल तरफ से। तो दोनों नदियों ने जो बिहार को काफ़ी प्रभावित किया है, इसलिए सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है दोस्तों, बिहार में आती है। और जो कोसी नदी को ही दोस्तों क्या करते हैं हम, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें तो आपको मतलब सीधे क्लिक कीजिएगा कि बिहार लगाना है, मतलब लगाना है। अब निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब दे दिया गया है, ये गर्म जल के स्रोत है। मणिकरण, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में ये गर्म ऊर्जा, गर्म पानी के ऊर्जा का स्रोत है। मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, फिर तपोवन उत्तराखंड में है। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है। तप्त पानी मध्य प्रदेश में। तप्त पानी दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ, गंजम जिले में तप्त पानी। ताता पानी अलग है, तप्त पानी अलग है, दोनों में अंतर है दोस्तों, दोनों में
आपको कंफ्यूज नहीं होना कि तातापानी छत्तीसगढ़ में तो तप्तपानी भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तप्तपानी उड़ीसा में है और तातापानी छत्तीसगढ़ में है। और मणिकरण कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी फसल नकदी फसल के अंतर्गत आती है? अब नकदी फसल क्या होती है? सबसे पहले तो वो हमको पता होना चाहिए कि जिनको डायरेक्ट हम खाने के लिए नहीं रखते, खेत से आई और सीधे बाजार में बेचा और पैसे जेब में रखे, तो वो कौन सी फसल हो जाएगी दोस्तों? चाय। चाय बनाते, चाय बनाने के लिए यूज करते, लेकिन फिर भी मार्केट में निकालते। कपास, जूट, उपयुक्त तो सभी क्या है दोस्तों? नकदी फसल है, कि हम इनको बाजार ले गए और बेचा और ठीक पैसे रखे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदरगाह से संबंधित, कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा? चेन्नई है। सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है दोस्तों। हम जो जो प्राचीन राजवंश है, दक्षिण भारत के राजवंश, उनमें भी देखते हैं कि चेन्नई बंदरगाह का वो उपयोग करते थे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन शिपयार्ड, ये भी सही है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। तो दोस्तों भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कांडला नहीं है। कांडला क्या है? एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। इसका जो दीनदयाल पोर्ट नाम कर दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है कांडला बंदरगाह का। अब प्राकृतिक बंदरगाह की बात आती है तो इसमें क्या है? तो प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों 3 है। पहले तो विशाखापट्टनम है। ठीक है। विशाखापट्टनम के बाद दोस्तों मुंबई का नाम आता है और चेन्नई का नाम आता है। विशाखापट्टनम, मुंबई और चेन्नई 3 प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। और सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है, सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन है और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दफला और सिंहपो, ठीक है, दफला और जो सिंहपो, दफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो दो दफला और सिंहपो जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, ये सही है दोस्तों। यहीं पे होती काल बैसाखी, जो आंधी तूफान आते हैं। ठीक है। तो काल बैसाखी उसे किस नाम से जाना जाता है? जो तीव्र पवनें चलती है पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लासम में कर्नाटक। आम्र वर्षा केरल में, ये भी सही है। बोडो चिल्लो ओडिशा। ठीक है। तो दोस्तों जो बोडो चिल्लो है वो ओडिशा में नहीं है। बोडो चिल्लो कहा जाता है इसको पश्चिम बंगाल में। बोडो चिल्लो कहाँ कहा जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। बोडो चिल्लो पश्चिम बंगाल। ठीक है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, बोडो चिल्लो पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लासम कर्नाटक, आम्र वर्षा केरल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रक खेती किससे संबंधित है? जो ट्रक में दोस्तों किस प्रकार के, मतलब ट्रक खेती का एक टाइप है कि यहाँ पे क्या हो सकता है? साग सब्जी, दूध, अनाज, मुर्गी पालन नहीं होगा। अनाज भी दोस्तों ट्रक में क्या ही होगा? तो दोस्तों साग सब्जी के लिए हम इसमें एक सही तरीके से क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि का अनिवार्य विशेषता है फसलों का आवर्तन। आवर्तन मतलब बदलना, बार बार बदलना। ठीक। खेतों का अपवर्तन मतलब खेतों को बदलना। एकल फसल, अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों का तो दोस्तों होता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों खेतों का आवर्तन करना, यही स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या? एक जगह खेती करी, वो अनुपजाऊ हुई, फिर दूसरी जगह खेत बदल दिया। फसल नहीं बदलते दोस्तों, खेत बदल देते। ठीक है। तो खेतों का आवर्तन क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि की विशेषता हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है? ठीक है। केगा महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों केगा कहाँ है? केगा, केगा और कर्नाटका, इस प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों। मैंने याद किया था केगा कर्नाटका, केगा कर्नाटका। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों जो महाराष्ट्र में कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र में है तारापुर। और तमिलनाडु में दोस्तों कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है। और तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटका में है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, केगा कहाँ है? कर्नाटका में। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
1722 मीटर इसकी क्या है दोस्तों ऊंचाई है। पारसनाथ छोटे नागपुर छोटे नागपुर क्षेत्र में है। ये प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग है। प्रायद्वीपीय जो पठार है ना हमारा, उसमें छोटा नागपुर का पठार और जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसका क्या कहलाता है, पूर्वी भाग कहलाता है। नीलगिरी की दोदा बेट्टा 26 जो इसकी दोस्तों ऊंचाई क्या है 26-35 मीटर, ठीक है। और जो महेंद्रगिरी सह्याद्री में, तो दोस्तों महेंद्रगिरी सह्याद्री में नहीं है, पूर्वी घाट में है। सह्याद्री पर्वत किसको कहा जाता है दोस्तों, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट मतलब जो जो महाराष्ट्र गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का ये पश्चिमी घाट कहलाता है। जबकि जो महेंद्रगिरी है दोस्तों वो पूर्वी घाट में कहाँ है, उड़ीसा के पास में, उड़ीसा में है, पूर्वी घाट में उड़ीसा में, ठीक है। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। पारसनाथ छोटा नागपुर का है, मतलब ऊंचाई है। नीलगिरी दोदा बेट्टा है 26 इसकी ऊंचाई है। और महेंद्रगिरी है ये सह्याद्री में नाव के पूर्वी घाट में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है यहीं पे ख़त्म होता है। आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। आपको एग्ज़ाम में एक नए प्रकार के क्वेश्चन और सही प्रकार की अप्रोच के साथ में क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो दोस्तों कृपया अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ लाइब्रेरी में बैठ के कोचिंग में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या जो आपका बहुत अच्छा मित्र है जो जिसकी आप तरक्की देखना चाहते हैं, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपके हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।